चलिए, तो यहाँ पर हम लोग डीएसएस में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएसएस ये आपका न्यूमेरिकली और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट है, यानी न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी इसमें पूछा जाता है। तो अपने नोट्स आप ओपन कर लीजिए, नोट्स में आपको साथ साथ हमारे लिखते भी चलना है और साथ साथ समझते भी चलना है, ठीक है। हम आपको इसके सभी चैप्टर के बारे में वैसे बता दिए थे कि इसमें कितने चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दिए थे, ठीक। तो डीएसएस के नाम से इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले इसी सब्जेक्ट को डीएस एंड एमएस के नाम से पढ़ा जाता था। किस नाम से? डीएस एंड एमएस के नाम से इसको पढ़ा जाता था, लेकिन अब जो है इसको डीएसएस के नाम से पढ़ा जा रहा है। डीएसएमएस का मतलब ये होता था कि डिजाइन जो है स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। मशीनरी स्ट्रक्चर इसमें आ जाता था, जो चिनाई वगैरह का जो कार्य किया जाता था वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता था। जैसे ट्रसेस वगैरह बनाते थे तो लोग उसमें चिनाई वगैरह का भी कार्य करते थे, ठीक है। बट अब वो टॉपिक हटाकर सिर्फ इसको डीएससीएस के नाम से रख दिया गया है। डीएससीएस में आपका जो है अगर देखें तो इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा रहता है, थ्योरी का वेटेज कम रहता है। लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो बहुत सॉलिड थ्योरी होती है। सॉलिड थ्योरी का मतलब ये है कि जैसे चैप्टर फर्स्ट में जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एक बार नहीं बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पहला आप जब पढ़ेंगे यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्टील की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और स्टील की जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चरल स्टील की जो प्रॉपर्टी वो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाती है। ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, पहले ही चैप्टर में रोल्ड स्टील सेक्शन जो है उसके बारे में, तो आज हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे और क्या क्या कौन कौन सी स्टील होती है उसके बारे में सारे समझ लेते हैं कि आखिर स्टील हमारा कौन कौन सी स्टील यूज करते हैं। और ध्यान से, क्योंकि अभी जो चीजें हम आपको बताएंगे स्टील के बारे में, और इसमें हर एक चीज बता देंगे यहीं पर कि कौन सी स्टील फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो भी यहीं पर बता देंगे। कल आप लोग का जो क्लास चलेगा उसमें हम लोग रोल्ड स्टील सेक्शन वगैरह, यानी हो सकता है कि कल चैप्टर फर्स्ट कल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज चैप्टर फर्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट में, तो चैप्टर फर्स्ट में आज आपको यहाँ पर हम पहले स्टील के बारे में बताते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्टील हेडिंग डाल लीजिए आप कि क्या है, इसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। संरचनात्मक इस्पात, संरचनात्मक इस्पात, इस्पात, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल समझने से पहले पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो इस्पात बनता है, ये इस्पात आखिर बनता कैसे है। देखिए, जो स्ट्रक्चरल स्टील बनता है ये हमारे आयरन से बनता है, यानी जो हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, उस लोहे में कुछ ऐसे मिश्रित धातुएं मिला दी जाती हैं, कुछ ऐसे एलॉय मिला दिए जाते हैं जिनसे आयरन की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, यानी कि प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हो जाता है। एक तरह से कहें प्रॉपर्टीज में, जैसे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आवश्यकता अनुसार हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी जो सियरिंग स्ट्रेंथ है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी डक्टिलिटी चेंज कर सकते हैं, यानी हम अपने अनुसार उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी जो स्टील होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं स्ट्रक्चरल स्टील। अब ये प्रॉपर्टी कैसे चेंज होंगी, इसमें हम लोग अलग अलग तरीके के जो है एलॉय मिलाते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग अभी डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, स्टील यानी स्ट्रक्चरल स्टील कही जाती है, ठीक है। तो यहां पर आप इसमें लिख सकते हैं कि संरचनात्मक इस्पात का जो मेन घटक है, यानी ये जो स्ट्रक्चरल स्टील का जो मेन घटक है वो क्या है, ठीक है। तो यहां पर लिखिए कि स्ट्रक्चरल स्टील का मेन घटक, स्ट्रक्चरल स्टील का मेन कंपोनेंट या घटक, कंपोनेंट या घटक, इसको हम घटक हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश और इधर इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। मेन घटक या कंपोनेंट, कंपोनेंट आयरन यानी लोहा होता है, लोहा यानी कि आयरन होता है।
तो सबका मेन घटक क्या होता है? आयरन ही होता है। और आयरन कैसे मिलता है वो हम चर्चा यहां पर करेंगे, ठीक है? आई बात समझ में? और इसे इसे अन्य पदार्थों अन्य अन्य पदार्थों अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके करके इसके इसके सभी गुणधर्मों में सभी गुणधर्मों में सभी गुणधर्मों में इसके सभी गुणधर्मों में इसके सभी यांत्रिक लिख दीजिए, यांत्रिक गुणधर्मों में इसके सभी यांत्रिक गुणधर्मों में यांत्रिक गुणधर्मों में जैसे जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टिलिटी, ठीक है, इत्यादि, डक्टिलिटी इत्यादि इत्यादि में सुधार किया जाता है, ठीक है? तब इसे हम स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है? तो जो भी हमारा आयरन है, लोहा जो होता है, वो लोहा ही क्या है? स्ट्रक्चरल स्टील का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है? और इसी आयरन में ही क्या किया जाता है? कुछ मिश्रित कुछ पदार्थ मिक्स करके, ठीक है, जैसे एलॉय वगैरह है, मिक्स करके, और इनके जो यांत्रिक प्रॉपर्टी है, यानी कह सकते हैं इसकी जो यांत्रिक गुणधर्म है, मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है, उसको क्या किया जाता है? सुधार लिया जाता है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इन सबको सुधार किया जाता है। और जब सुधर जाता है तो इसी स्टील को ही हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है? ये जो मटेरियल नया हमारा बनेगा, नोट कर लीजिए। अब ये बात करते हैं कि सर आखिर ये आयरन कहां से आया? आखिर ये आयरन कहां से आया? देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आयरन के बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। आखिर ये आयरन आखिर आया कहां से? देखिए, ये जो आयरन है, आखिर आयरन कहां से आया, इसमें अगर हम बात करें, देखिए आयरन कहां से आया, ठीक है? आयरन मतलब क्या है? हमारा लोहा है, ठीक है? आयरन मतलब क्या है? लोहा है। अब ये लोहा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे हमारा यहां पर अगर हम बात करें, कास्ट आयरन हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कास्ट आयरन हो सकता है, ठीक है? यानी कि यहां पर ढलवा लोहा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? क्या हो सकता है? ये कास्ट आयरन हो सकता है, कास्ट आयरन हो सकता है, ठीक? ढलवा लोहा हो सकता है, ढलवा लोहा जिसको हम लोग बोलते हैं। राट आयरन हो सकता है यहां पर, ठीक है? राट आयरन हो सकता है, राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा हो सकता है, ठीक है? पिटवा लोहा हो सकता है। और इन्हीं लोहे में क्या किया जाता है? आयरन में कुछ मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं? स्टील बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, स्टील। और स्टील में भी बहुत सारी स्टीलें आजकल आ गई हैं मार्केट में बहुत सारी स्टीलें आ गई हैं। जैसे सबसे पहला जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो क्या है? माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा उपयोगी, इस्पात। तो सबसे ज्यादा माइल्ड स्टील उपयोग हो रहा है, यानी कि इसको कह सकते हैं मृदु इस्पात। मृदु इस्पात सबसे ज्यादा, ध्यान सुनते रहिए, चीजों को समझते रहिए, मृदु इस्पात सबसे ज्यादा यूज हो रहा है।
और एक यहां पर हमारा आ गया है स्टेनलेस स्टील, खूब आ रहा है। अच्छा, मृदु इस्पात के बाद ये वाली स्टील लिख लीजिए, HYSD जो हमारी बार है वो आ रही है आजकल, जो स्टील बार होती है, स्टील लिख दीजिए यहां पर, HYSD स्टील बार है, ठीक है। यानी कि हाई यील्ड, इसको क्या बोलते हैं इसको, हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफार्ड बार, स्ट्रेंथ डिफार्ड बार, ठीक है, क्लियर। तो माइल्ड स्टील मृदु इस्पात HYSD स्टील बार, यह इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफार्ड बार। और इसमें हमारा है एक स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील एक है। तो स्टेनलेस स्टील हम लोग कोई स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए नहीं यूज करते हैं, आई बात समझ में। स्टेनलेस स्टील बहुत महंगा होता है, यूज करने को तो कर सकते हो लेकिन काफी कॉस्टली है, क्योंकि इसमें क्रोमियम प्लेटिनम वगैरह सब कुछ मिलाकर तब ये बनाया जाता है, इसमें जंग भी जल्दी नहीं लगता। इनको काटना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड ज्यादा होता है। HYSD बार जो है अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में नहीं यूज करते, बल्कि ये जो है HYSD बार जो यूज होता है वो जब RCC वगैरह हम लोग बनाते हैं तो वहां पर रेनफोर्समेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कोई ट्रस वगैरह बनाने के लिए HYSD बार, HYSD स्टील वगैरह ये सब नहीं यूज करते, क्योंकि इनको काटना बड़ा टिपिकल काम है, काफी हार्ड होता है। यहां पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपका ये माइल्ड स्टील। जितना आप लोग देखते होंगे ना, चाहे वह चैनल सेक्शन है, चाहे वह आई सेक्शन है, जो भी इसमें आप पढ़ेंगे, जो भी सेक्शन इसमें पढ़ेंगे वो सभी क्या होंगे, माइल्ड स्टील के होंगे। यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में आप क्या पढ़ते हैं, माइल्ड स्टील आप लोग यहां पर देखते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में। आई बात समझ में। अब माइल्ड स्टील क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह से आप बना लीजिएगा कि आखिर हमारा माइल्ड स्टील क्या है, ठीक है, ये बना लीजिएगा, पूरा पूरा बना लीजिएगा। आयरन जो लोहा होता है उससे कास्ट आयरन, राट आयरन बनता है। कास्ट आयरन, राट आयरन में ही कुछ ऐसे एलॉय हैं मिक्स करके, वहां से स्टील बनाया जाता है। स्टील में भी कई तरह के स्टील आपके मार्केट में देखने को मिलते हैं, बट जो स्ट्रक्चरल स्टील है वो सिर्फ माइल्ड स्टील हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं स्टेनलेस नहीं यूज करते, करते हैं, ये सब भी आप कर सकते हैं। इनको काटना मोड़ना बड़ा टिपिकल काम होता है, ठीक है। तो ये तो HYSD फिलहाल यूज किया जाता है, कहां पर, RCC वगैरह में यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील भी जगह जगह पर यूज करते हैं लोग, बट बहुत महंगा होता है इसलिए ज्यादातर जगहों पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आपको यहां पर स्ट्रक्चरल स्टील ही सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में कौन सी स्टील सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो आप बताएंगे यही वाला स्टील सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब लोहा वगैरह ये सब कैसे आता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिए आप लोग, अगर कर लिया करिए ना तो चैट में हमको S लिख के बता दिया करिए, ठीक है, क्लियर। S लिख के बता दिया करिए कि हाँ सर S लिख चुके, हम आगे बढ़े, ठीक है। तो नोट्स से अलग ही थोड़ा रहेगा ये, ठीक है, नोट्स में थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, यहां पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चला जरा सा देखिए कि कैसे ये हमारी स्टील वगैरह बनती है। देखिए जब खदानों से क्या निकलता है, जब खदानों से माइनिंग देखे होंगे, माइन जहां पर खोदा जाता है कोयला वगैरह, सुनते होंगे लोहा वगैरह खोद कर निकाला जा रहा है, तो वहां से हम लोग जब भी कोई मटेरियल बनाया जाता है, कैसे बनता है जरा देखिए, वो हमारा रॉ मटेरियल के रूप में निकलता है। कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल के रूप में निकलेगा, ठीक है। इसको भी एक जगह बगल में बना लीजिए, रॉ मटेरियल के रूप में क्या होता है, निकलता है। इस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा बोलते हैं इसको, ठीक है। रॉ मटेरियल को यहां से हम लोग जो है एक मिनट नहीं 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 नहीं, कच्चा लोहा तो शुद्ध करके इसको करेंगे, यहां पर हमारा रॉ मटेरियल निकलता है और इस रॉ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं लौह अयस्क। क्या बोलते हैं, लौह अयस्क इसको बोला जाता है, लौह अयस्क बोला जाता है, ठीक है, लौह अयस्क इसको बोला जाता है।
जब इस रॉ मटेरियल को हम लोग भट्टियों में डालते हैं, किस में डालेंगे, इस मटेरियल को हम लोग कहां पर डालते हैं, भट्टी में। कौन सी भट्टी, झोंका भट्टी बोलते हैं इसको, झोंका भट्टी या फिर वात्या भट्टी भी बोला जाता है। तो इस भट्टी में डालने के बाद इस रॉ मटेरियल को, लौह अयस्क को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद क्या निकलता है, यहां पर कच्चा लोहा निकलता है। क्या निकलता है, कच्चा लोहा निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। कच्चा लोहा निकलेगा और इस कच्चे लोहे को शुद्धिकरण किया जाता है। जब कच्चे लोहे को यहां पर क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं हम लोग, कच्चे लोहे को क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद जो हमारा यहां से लोहा निकलेगा, वह निकलेगा ये वाला लोहा, यानी आयरन के रूप में निकलेगा, जिसको हम लोग कास्ट आयरन और ये सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कास्ट आयरन बोल रहे हैं, कास्ट आयरन बोल रहे हैं और राट आयरन बोल रहे हैं। ठीक है, राट आयरन बोल रहे हैं। और भी अलग अलग तरीके के लोहे निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहां पर हम आपको मुख्य दो बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल जब आप खुदाई करके वहां से आता है तो लौह अयस्क उसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल को। झोंका भट्टी कहिए, चाहे आप इसको वात्या भट्टी कहिए, वात्या भट्टी भी बोला जाता है। और इसमें डालने कर पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद यहां से हम लोग क्या करते हैं, कच्चा लोहा फिर निकाल लेते हैं। बाकी और भी अदर जो मटेरियल रहता है वो वहां यूज हो जाता है अपना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस कच्चे लोहे का जब शुद्धिकरण करते हैं, तो शुद्धिकरण करके जो इसमें वेस्टेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग फ्लैग फर्नेसेस शायद बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सॉरी स्लैग फर्नेसेस बोलते हैं, स्लैग फर्नेसेस। जो वेस्टेज निकलता है उसको बोलते हैं स्लैग। ठीक है, स्लैग फर्नेसेस बोला जाता है उसको। जो वेस्टेज निकलता है, ये वेस्टेज होता है। जब शुद्धिकरण करेंगे ना, तो ये वेस्टेज फ्लैग फर्नेस जो है इसके रूप में, फर्नेसेस के रूप में निकलेगा। और ये स्लैग फर्नेसेस हम लोग सीमेंट वगैरह बनाने में यूज करते हैं। आपको जब सीमेंट पढ़ाए थे तो वहां पर बताए थे। ठीक है, तो शुद्धिकरण करके फिर यहां से कास्ट आयरन और राट आयरन फिर यहां से क्या किया जाता है, जो है निकाला जाता है। और कास्ट आयरन, राट आयरन को क्या करते हैं, इसमें कुछ और भी धातुओं या पदार्थ मिक्स करके यहां से हम लोग स्टील बना लेते हैं। और माइल्ड स्टील, फिर यहां पर तरह तरह की स्टीलें इसमें बनाते रहते हैं। ठीक है, और अलग अलग धातुएं मिलाकर इसमें बनाएंगे। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारी जो है इसमें जो है स्ट्रक्चरल स्टील क्या है। स्ट्रक्चरल स्टील अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चरल स्टील का मेन कंपोनेंट क्या है, आयरन है। और आयरन कहां से आया, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अन्य पदार्थ मिलाकर इसके जो यांत्रिक गुण हैं सभी, उनको क्या करते हैं हम लोग, जो है सुधार देते हैं। और जब सुधारेंगे तो वो लोड लेने लायक हो जाएगा, यानी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में हम लोग यहां पर उपयोग करते हैं। समझ में आया सभी लोग को, क्लियर है, क्लियर है आपको। चलिए अब थोड़ा सा कास्ट आयरन, राट आयरन, इन सब के बारे में लिख लीजिए कि इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख लीजिए कि यहां पर कार्बन कंटेंट वगैरह कितना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आगे तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए तो इसमें लिख लीजिए, पहला हेडिंग डालिए आप। अच्छा, इसी के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, जो ये पॉइंट लिखवाए हैं इसी में नोट करके, या फिर ऐसी अंडरलाइन ऐसे करके ऐसे पॉइंट बना के इसमें लिख लीजिए कि सामान्यतः लोहा, जो वहां पर लोहे के बारे में बताए हैं, सामान्यतः सामान्यतः लोहा या आयरन, आयरन कच्चे लोहे यानी कि पिग आयरन के रूप में ठीक है उपलब्ध होता है। जो अभी बताया आपको, उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके शुद्धिकरण से, जो बताए हैं वही इसमें लिखवा रहे हैं, इसके शुद्धिकरण से
इसके शुद्धिकरण से ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन प्राप्त होता है। ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, और लिख दीजिए इसमें, और पिटवा लोहा यानी कि राट आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसमें ये चीज लिख दीजिए थोड़ा सा कि जो कच्चा लोहा है यानी पिग जो आयरन है, पिग आयरन लौह अयस्क को झोंका भट्टी में पिघलाकर बनाया जाता। देखिए थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ना कि अभी तैयारी में लगे हैं। ठीक है, इसलिए थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि एग्जाम में जैसे पूछा जाए तो आप उसमें कुछ कंटेंट दे सके, तभी आप नंबर आपको मिलेगा, अदरवाइज नंबर कट सकता है। ऐसे घोंचू मोचू करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें लिखिए पहला ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, कास्ट आयरन लिख लीजिए। लिखिए कि ढलवा लोहा कास्ट आयरन में मुक्त कार्बन की मात्रा, फ्री कार्बन की मात्रा कितनी है? मात्रा 2 से 4% होती है। 4% होती है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4% होती है। और इसकी तनन क्षमता यानी कि कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ कम, परंतु संपीड़न क्षमता अधिक होती है। परंतु संपीड़न यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है इसकी। ठीक है, स्ट्रेंथ अधिक होती है। ठीक है, क्लियर। तो कास्ट आयरन ज्यादातर क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन क्षमता इसकी बहुत कम होती है, लेकिन जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफी अधिक होती है। ठीक है, अब इसको अगर सुधारना है, इसकी प्रॉपर्टीज को और सुधारना है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो क्या करेंगे? इसमें कास्ट आयरन में ही हम लोग कोई अदर मटेरियल मिक्स कर देंगे, अलग धातु मिक्स कर देंगे, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाली यहां पर, दूसरा वाला हेडिंग, राट आयरन यानी पिटवा लोहा। ठीक है, राट आयरन साथ साथ इसको लेके चलना है। ठीक है, पिटवा लोहा में जो कार्बन कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, कार्बन कंटेंट की जो मात्रा है वो चेंज हो जाएगा। यानी यह लोहा क्या है? यह
लोहा का शुद्ध रूप है, यानी उससे ज्यादा शुद्ध ये राट आयरन होता है। ठीक है, उससे ज्यादा शुद्ध राट आयरन होता है। ठीक, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.15% होती है। ठीक है, यह तन्य अथवा चीमड़ होता है, यह तन्य अथवा, यानी कि इसमें डक्टिलिटी भी रहेगी और चीमड़ भी ये रहेगा, चीमड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग तीसरा देखेंगे। इसमें तीसरा, इसमें देखिए, तीसरा लिखिए इस्पात। नॉर्मल जो हमारी स्टील होती है, इस्पात, यानी नॉर्मल जो स्टील है, इस्पात, स्टील, स्टील। ठीक है, इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो लगभग कितनी होती है? इसमें कार्बन की मात्रा, इसी में लिख लीजिए, यहीं से लिख लीजिए कि इसमें लगभग 1.5% कार्बन होता है, कार्बन होता है। और इसमें जो है, और यह अधिक लचीला रहता है, अधिक लचीला होता है, तो ये लचीला थोड़ा रहता है। ठीक है, इसको, इसमें जंग आसानी से लग जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये स्टील आ गया, और ये नॉर्मल स्टील है। बाकी अगर इसको इसी स्टील में ही क्या किया जाए और इसका थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी में परिवर्तन किया जाए, जैसा हमें आवश्यकता है, तो यहां से हम लोग माइल्ड स्टील बना सकते हैं। ठीक है, यानी मृदु इस्पात इसमें से हम लोग बना सकते हैं, मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील बना सकते हैं। फिर तो माइल्ड स्टील के बारे में हम इसमें लिख लेते हैं, जरा सा देखिए। माइल्ड स्टील बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इसी में जो है देखा जाता है। देखिए, माइल्ड स्टील की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो कार्बन कंटेंट है ना, कार्बन कंटेंट कभी कभी इसमें बहुत कम भी रहता है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कार्बन कंटेंट इसमें 0.05% लोग बताते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर इससे मतलब 0.05 से लेकर 0.25 के बीच बताएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर 0.30 के बीच बताएंगे। तो कम ज्यादा थोड़ा सा इसमें कार्बन कंटेंट रहता है, जैसे प्रॉपर्टी चाहिए उसी के हिसाब से इसमें कार्बन कंटेंट रखते हैं। तो लिखिए इसमें, तो हम इसमें आपको 0.15 जो है बता दे रहे हैं, 0.15 लिखवाएंगे। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.30% तक रहती है। कहीं कहीं पर मैं देखा हूं, देखिए क्या है ना कि जेई वगैरह में, ज्यादातर जेई वगैरह में स्टैंडर्ड बुक का भी लिया जाता है, एशियन पब्लिकेशन का भी मान्य रहता है। और एशियन पब्लिकेशन में तो कंटेंट कितना रखा है कार्बन कंटेंट स्माइल्ड स्टील में, कहीं कहीं पर यह भी वैल्यू ली जाती है 0.05% से लेकर 0.25%, इसके बीच भी कार्बन कंटेंट में देखा हूं रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों लिख दिया हूं। ठीक,
चलिए, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, उसी के बीच ही आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इससे कम है इसमें, लेकिन रहेगा उसी के लगभग ही, ठीक है। इसमें डक्टिलिटी तन्यता होती है, इसमें डक्टिलिटी टिल्टी यानी कि तन्यता इसकी बोलते हैं, होती है, ठीक है। और इसका प्रयोग, माइल्ड स्टील का प्रयोग, लिख लीजिए कि माइल्ड स्टील का प्रयोग, नई लाइन से लिखिए, माइल्ड स्टील का प्रयोग, माइल्ड स्टील का प्रयोग, प्रयोग विभिन्न विभिन्न संरचनाओं में, विभिन्न संरचनाओं में अत्यधिक, एक मिनट, माइल्ड स्टील का प्रयोग विभिन्न संरचनाओं में, एक मिनट, सेंटेंस गड़बड़ हो गया क्या ये, एक मिनट एक मिनट, चेंज कर लीजिए कि माइल्ड स्टील का विभिन्न संरचनाओं में, संरचनाओं में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, ऐसे लिख दीजिए, अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील में। पिछली बार यही सब लड़के लास्ट में पूछते रहे, पिछली बार जब पढ़ाए थे, जेई में ज्यादातर क्वेश्चन जो उत्तर रहेगा ना, वो बीच की वैल्यू रहती है उसमें, जैसे उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में, रेशियो में नहीं रहता वहां पर ऑप्शन में ऐसा दिया रहता है, ऑप्शन में वहां पर दिया रहेगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान देखिए, 0.20%, 0.5%, 0 पॉइंट वहां पर जो है 6%, 0 पॉइंट वहां पर जो है 8%, ऐसे दिया रहेगा। अब इन्हीं के बीच में वो आ जाएगा, तो ये टिक मार्क कर दीजिएगा, इस प्रकार से रहता है जेई में। ऐसा बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेंज में नहीं रहता है, वहां पर हमेशा रेंज नहीं रहेगा, इस तरह से वैल्यू दी गई होती है, तो उसी के बीच में लाई करेगा, इसीलिए लिख दिया। अगर बाय द वे 0.15 है ना, तो आप ऐसे रट लो कि 0.05 से लेकर 0.30 के बीच, काम खत्म, सब कुछ उसी में आ जाएगा, गलत नहीं होगा वो, ठीक है। चलिए, आई बात समझ में? हाँ, आगे बात करते हैं यहां पर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। हाँ, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। क्लियर है सभी लोग को? बताइए। चलिए आगे बात करते हैं, अब हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टी, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए, संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म, संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म, ये एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज कभी कभी एक आध बार जो है पूरा पूछ लिया था, अदरवाइज हमेशा फिजिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूछेगा आपसे, ठीक है। संरचनात्मक इस्पात के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। आप कहेंगे सर ये कौन सी स्टील है? देखिए, जब स्ट्रक्चरल स्टील की हम बात करें, तुरंत समझ जाइए कि यहां पर माइल्ड स्टील की बात हो रही है। क्या समझ जाइए? माइल्ड स्टील की बात हो रही है। अब आपको पूरा जो स्टील आप पढ़ेंगे, चाहे आप उसमें टेंशन मेंबर पढ़िए,
चाहे आप उसमें कंप्रेशन मेंबर पढ़िए, जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर सब माइल्ड स्टील यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ रहे हैं? बात समझ में आई बात? तो हाँ, कहीं पर अगर वहां पर कोई और स्टील दिया होगा तो वहां पर लिखा होगा, या अगर नहीं स्टील नाम दिया है तो उस स्टील, जैसे माइल्ड स्टील का जो हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है वो 250 होता है। क्या होता है यील्ड स्ट्रेस? यील्ड स्ट्रेस इसका 250 होता है, Fy 250। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस 250 न्यूटन पर mm²। तो अगर किसी भी स्टील का यील्ड स्ट्रेस Fy 250 दिया है तो इसका मतलब है कि माइल्ड स्टील वहां पर उपयोग हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको ध्यान में हमेशा रखना है। चलिए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंतर्गत हम लोग सारे माइल्ड स्टील के ही बारे में समझते हैं। तो वही सारी चीजें यहां पर हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, इसमें देखिए इस प्रॉपर्टी में हमारे जो है कितनी प्रॉपर्टी है टोटल? 3 प्रॉपर्टीज टोटल हो इसमें है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज बताई गई है ना, ये आईएस कोड के द्वारा बताई गई। किसके द्वारा बताई गई है? आईएस कोड के द्वारा ये प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। आईएस कोड 2062, ठीक है, 1992। आप कहेंगे सर आप तो यहां पर जब शुरू शुरू में भी सिलेबस के बारे में बता रहे थे तब वहां पर आईएस कोड आप बताए थे, क्या बताए थे? आईएस कोड आप सर बताए थे कि यहां पर यूज होगा 800 2007 और एक स्टील टेबल। दो चीज आप बताए थे ना? हाँ जी, स्टील टेबल भी यूज होगा और ये आईएस कोड भी यूज होगा। ठीक है, ये क्या है? स्टील आईएस कोड है। देखिए, जो स्टील आईएस कोड हम लोग यूज करते हैं 800 2007, वो स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टी नहीं बताता है। आई बात समझ में? स्ट्रक्चरल स्टील का जो उपयोग है, जो लोडिंग है, जो डिजाइनिंग है, वो सब यहां पर आईएस कोड 800 2007 में बताया गया है। लेकिन प्रॉपर्टीज जो है स्ट्रक्चरल स्टील का, वो आईएस कोड 2062 1992 में बताया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चरल स्टील का उसमें नहीं बताया गया है। उसमें तो सिर्फ स्टील का क्या बताया गया है, उसमें आईएस कोड में 800 2007 में, कि उसका कैसे कनेक्शन करना है, कैसे उसको ज्वाइंट करना है, कैसे उस पर लोड लग रहा है, वो डिजाइनिंग बताया गया है, ना कि इसकी प्रॉपर्टीज वहां पर बताया गया है। ठीक है, हाँ सर, एफ ही या एफ वाई? वो एफ वाई है, एफ ही नहीं था। अभी एफ ही एफ वाई की सारा जो मैटर है ना वो कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर यील्ड स्ट्रेस वगैरह सब कुछ आएगा, तो वहां पर सब समझा देंगे, परेशान मत होइए, वो अगला टॉपिक आएगा भी। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में भी देख रहे हैं, तो अभी इसमें समझते हैं। तो ये जो है अभी आईएस कोड यूज किया जाएगा, मैं शुरू में बताना भूल गया, इसी चैप्टर में शुरू में बता देना चाहिए था कि आईएस कोड प्रिंट करवा लें, वैसे सिलेबस में बता दिया था। चलिए, अब इसमें प्रॉपर्टी जो है ना हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं इस कोड के अनुसार। तो यहां पर लिख लीजिए कि सभी प्रकार की सभी प्रकार की सभी प्रकार की स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर के लिए इस्पात भारतीय मानक आईएस 2062 1992 के अनुसार होना चाहिए। अनुसार होना चाहिए। अब इसमें हमारी कितनी प्रॉपर्टीज होती है भैया? 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें लिखिए कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पर एक टेबल बना लीजिए, तो लिखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। इसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कितनी हैं? 3 होती हैं। 3 हैं, ठीक है, 3 है। पहला
दूसरा और एक यहाँ पर तीसरा, ठीक है। 3 यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी होंगी। क्लियर? चलिए 3 प्रॉपर्टी होंगी, तो तीनों को यहाँ पर जो है लिख दीजिए। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया क्या? पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक, चलिए इंग्लिश हिंदी तो अभी लिखवा देंगे। दूसरा है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, और तीसरा है यहाँ पर, तीसरा है यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में जानते ही हैं आप लोग, भौतिक गुण, भौतिक गुण, और केमिकल को रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, और मैकेनिकल को यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण। ठीक, इस प्रकार से इसको नोट कर लिया जाए फटाफट। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अब कल जो है इन प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा परमिसिबल स्ट्रेस वगैरह वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो कल थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी कल देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। तो में वैसे पढ़े भी थे आप लोग, नहीं हाँ आप लोग तो पढ़े थे, हम ही पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोग को? चलिए 10 मिनट बाद आइए, उसके बाद क्यूएसबी की क्लास लेते हैं। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सभी लोग आएंगे और उसके बाद अब हम क्यूएसबी की क्लास लेंगे। क्यूएसबी की क्लास पहला दूसरा चैप्टर पूरा थ्योरी है, इसीलिए उसको थ्योरी की तरह थोड़ा सा पढ़ाएंगे एकदम फटाफट फटाफट। तो उसमें भी ज्यादा नहीं है, पहला चैप्टर आज कंप्लीट उसमें कर देंगे। ठीक है, पूरा थ्योरी है वो, पीडीएफ से ही पढ़ा देंगे आज पहला चैप्टर। कल से कोशिश करेंगे कि आपको टाइपिंग करके उससे पढ़ाए, नहीं तो न्यूमेरिकल तो उसका तीसरे चैप्टर से शुरू है, तो फिर वहां पर लिखने की प्रक्रिया वहां पर भी चालू हो जाएगी। ठीक, चलिए ओके बाय बाय। आइए 10 मिनट बाद फिर स्टार्ट करेंगे।